स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और टून्स लोग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बसंतपुर की। यहाँ एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, विक्रम सिंह। विक्रम सिंह के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। बेटी का नाम था कविता। कविता को अमीर होने का बहुत ही घमंड था। वो किसी नौकर से और बाहर के लोगों से ठीक से बात नहीं करती थी। उस दिन की सुबह भी बाकी सुबहों की तरह ही थी। गोपाल, जो पिछले 20 सालों से इस घर में काम करता था, फर्श साफ कर रहा था। अरे गोपाल, तेरी अकल ठिकाने आ गई है क्या? सुबह सुबह ऐसा पानी पोछा लगाया है कि पूरा घर ताराब बन गया। मैं अभी गिरते गिरते बची। बोल, तूने ये जानबूझकर किया है ना? नहीं बिटिया, ऐसी बात नहीं है। मैंने तो ठीक से ही पूछा लगाया था। थोड़ा सा पानी रह गया होगा, अभी मैं सुखाए देता हूँ। थोड़ा सा? तू मुझसे बहस करेगा? तुझे हद हो गई है। अपनी औकात भूल गया है ना? ये महल है, कोई झोपड़ी नहीं जहाँ कीचड़ में पैर धोकर घुसते हैं। बिटिया, मैंने कोई बुरी नीयत से नहीं किया। मेरा तो बस... चुप! एक शब्द और सुना तो मुंह तोड़ दूंगी। मैं तुझे आज ही नौकरी से निकालती हूँ। निकल यहाँ से, अपना सामान ले और गेट के बाहर निकल जा। बिटिया रानी, मैं 20 साल से इस घर की सेवा कर रहा हूँ। आपके पिताजी ने मुझे तब संभाला था जब मैं भूखा मर रहा था। मेरे बच्चों की पढ़ाई इसी घर की कमाई से हो रही है। मुझे मत निकालिए, मैं सच में बहुत गरीब हूँ। गरीब है तो चुपचाप काम कर। रोना धोना बाजार में जाकर रोना। मुझे तुम जैसे आलसी कामचोरों से चिढ़ है। चल हट यहाँ से। विक्रम सिंह दूर से खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। गोपाल रोते रोते घर से बाहर जा रहा होता है। तभी विक्रम सिंह उसे रोकता है। गोपाल, ठहर जा बेटा, कहाँ जा रहा है? मालिक, बिटिया ने आज मुझे काम से निकाल दिया है। मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह नौकरी से निकालने की क्या वजह रही? कुछ नहीं मालिक, बस फर्श पर पानी की कुछ बूंदें रह गई थीं। बिटिया को लगा मैंने जानबूझकर उन्हें गिराने की कोशिश की। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता मालिक, आप तो जानते हो। मैं जानता हूँ गोपाल, तो जा झोपड़ी मत जा। अभी बगीचे में जाकर बैठ, मैं इससे बात करता हूँ। तेरी नौकरी नहीं जाएगी। फिर विक्रम सिंह कविता के कमरे में जाता है और उससे बोलता है। कविता, मैंने सब देखा। तुमने गोपाल के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? पिताजी, वो कामचोर है। उसे सबक सिखाना जरूरी था। फर्श पर पानी फैला रखा था। मैं गिर गई होती तो चोट लग जाती। आप तो हमेशा उन नौकरों का पक्ष लेते हैं। कविता, गोपाल इस घर का नौकर नहीं, परिवार का हिस्सा है। जब तुम छोटी थी, वो तुम्हें कंधे पर बैठाकर बगीचे घुमाया करता था। तुम्हारी याददाश्त कमजोर है या तुमने जानबूझकर वे दिन भुला दिए? पिताजी, वो अलग बात थी। तब मैं बच्ची थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। उसे अपनी सीमा में रहना चाहिए। मैं उसकी मालकिन हूँ और वो नौकर है। यही सच है। सच? तुम्हें पता है असली सच क्या है? असली सच ये है कि हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। पैसा आता है और जाता है। बड़प्पन पैसे से नहीं, संस्कारों से आता है। गोपाल तुमसे उम्र में बड़ा है। उसे तू कहकर संबोधित करना तुम्हारी शर्मनाक हरकत है। अच्छा पिताजी, तो क्या मैं उसे आप कहकर बुलाऊं? उसके पैर छूकर आशीर्वाद लूं? ये सब बेकार की बातें हैं। आजकल पैसे ही सब कुछ है। बिना पैसे के तो गोपाल भी हमारे घर का कचरा नहीं छू सकता था। इतने में कविता की माँ कमरे में आती है। कविता, तू अपने पिता से ऐसे बात कर रही है? ये तुझे किसने सिखाया? तुम चुप रहो सुनीता, तुम्हारी ही देन है ये सब। तुमने इसे बचपन से कभी मना नहीं किया। इसे जो मांगा वो मिला। आज ये हद पार कर गई है। मैं क्या करती? ये मेरी बेटी है। मैं इसे दुखी नहीं देख सकती। और इसी दुखी नहीं देख सकती ने इसे बिगाड़ दिया। अब ये ना किसी बड़े की इज्जत करती है, ना किसी गरीब की मदद करती है। कल इसकी शादी होगी, ससुराल में ये कैसे रहेगी? वहां भी ये नौकरानियों को तू कहेगी, सास ससुर को नीचा दिखाएगी। ससुराल? मेरी शादी? पिताजी, मैं तो अभी... हाँ, तुम्हारी शादी। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखा है। बहुत बड़ा घराना है। उनके पास हमसे भी ज्यादा धन दौलत है। कल वे लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं। क्या? मेरी शादी? और ये सब मुझसे पूछे बिना? माँ, आप चुप क्यों हो? आप कुछ बोलो ना। बेटा, विक्रम जी सही कह रहे हैं। तुम्हारी उम्र हो गई है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। बस कल तुम उनके सामने अच्छे से पेश आना। और हाँ बेटा, उनके यहाँ बहुत नौकर चाकर होंगे, फिर भी तुम्हें थोड़ा बहुत भर का काम आना चाहिए। चलो, आज मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाती हूँ। माँ, आपको सच में दिमाग खराब हो गया है। मैं खाना बनाऊंगी? मैंने आज तक रसोई में कदम नहीं रखा और ना ही रखूंगी। इतने सारे नौकर हैं तो क्या मुर्दा उठाने आए हैं? मुझे ये सब नहीं सीखना।
बेटा, अपने ही काम आता है। ससुराल में ससुराल में मुझे कुछ नहीं करना। मैं तो उसी घर में शादी करूंगी जहां मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़े। आप लोग मेरा भविष्य खराब मत करो, मुझसे दूर रहो। इतना कहकर कविता गुस्से से कमरे से बाहर चली जाती है। विक्रम सिंह और सुनीता ठगे से रह जाते हैं। देख लिया तुमने? अब भी समझ में आया तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा। ये हमारी बात नहीं मानती, भगवान की नहीं मानती और ना ही किसी और की। अब मैं इसकी शादी करके ही दम लूंगा। अगले दिन का लड़के के माँ बाप कविता को देखने आते हैं। आदित्य खुराना का परिवार इलाके के सबसे बड़े जमींदारों में से एक था। उनके पास हजारों एकड़ जमीन, कारोबार और अकूत संपत्ति थी, लेकिन इस सब के बावजूद उनके रहन सहन में बेहद सादगी थी। विक्रम जी, बहुत सुंदर घर है आपका, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपने बताया था। हमारे आदित्य ने आपकी बेटी को पिछले महीने मेले में देखा था, तभी से वो उन्हीं के बारे में सोचता है। ये हमारा सौभाग्य है देवी जी। मैं कविता को बुलाता हूँ। कविता कमरे में आती है। आओ बेटी, पास आओ, बहुत सुंदर लग रही हो। बैठो यहाँ मेरे पास। हाँ, मैं तो बैठूंगी ही, ये मेरा घर है। आप तो मेहमान हैं, आप बैठिए। श्रीमती खुराना का चेहरा उतर जाता है। वो फिर बोलती है, बेटी, बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं तुम्हें। बताओ, शौक क्या है तुम्हारे? खाना बनाना आता है या कोई और हुनर? खाना बनाना? मैं? अरे बाई जी, आप मुझसे मजाक कर रही हैं क्या? मैंने आज तक चूल्हा नहीं जलाया, ना ही जलाऊंगी, शादी के बाद भी नहीं। ये काम नौकरानियों का है। बेटी, नौकर हो या मालिक, खाना बनाना एक कला है। ये कोई शर्म की बात नहीं है। घर की बहू को ये कला आनी ही चाहिए, भले ही उसे करना ना पड़े। अच्छा, तो क्या आपके घर में खाना बनाने वाला कोई नौकर नहीं है? क्या आप लोग खुद चूल्हा फूंकते हैं? तो फिर इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बना रही हैं? ये सुनते ही श्री खुराना का चेहरा सख्त हो जाता है। वे अपनी पत्नी की ओर देखते हैं और फिर विक्रम सिंह से बोलते हैं, विक्रम जी, ये क्या है? हम आपके यहाँ रिश्ता लेकर आए थे, अपमान लेने नहीं। हमारे घर में नौकरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने बेटे की पत्नी से ये उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि वो एक सभ्य इंसान हो। आपकी बेटी में न तो बड़ों का सम्मान है, न ही विनम्रता। मैं क्षमा चाहता हूँ। कविता अभी छोटी है, नादान है, उसे समय लगेगा। नादानी और घमंड में फर्क होता है विक्रम जी। हमारा बेटा राजकुमार जैसा है, लेकिन उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। हम आपकी बेटी को देखने आए थे, लेकिन लगता है हमसे भूल हुई। नमस्ते। श्री खुराना परिवार हवेली से बाहर चला जाता है। कविता बिना किसी पश्चाताप के वहां खड़ी रहती है। देख लिया तूने? इतना बड़ा घराना, इतना ऊंचा रिश्ता, और तूने उसे भी अपनी जहरीली जुबान से निगल लिया। तुझे कुछ नहीं सूझता। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अच्छा हुआ पिताजी, वे लोग तो दिखावटी अमीर थे। उनके घर में नौकर नहीं होंगे, इसीलिए मुझसे खाना बनाने को कह रहे थे। मैं भीख मांगने नहीं जा रही किसी के घर। विक्रम सिंह वहां से सिर पकड़कर चले जाते हैं। दिन बीतते गए। कविता के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हर बार उसके अहंकार के कारण वे टूट गए। धीरे धीरे पूरे शहर में कविता की बदतमीजी की चर्चा होने लगी। एक दिन विक्रम सिंह ने फैसला किया। वे आदित्य खुराना के पिता से मिलने उनकी कोठी पर गए। श्रीमांगी, मैं अपनी बेटी की हरकतों के लिए शर्मसार हूँ। मैं जानता हूँ अब आप कभी ये रिश्ता नहीं करोगे, लेकिन मैं एक विनती लेकर आया हूँ। कहिए विक्रम जी। आपका बेटा आदित्य बहुत समझदार है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी को सबक सिखाए। मैं उसे एक भिखारी बनाकर अपने घर भेजूंगा और कविता से उसकी शादी कर दूंगा, ताकि उसे एहसास हो कि बिना पैसे के इंसान की क्या कीमत होती है। आदित्य, जो पास ही खड़ा था, वो बोलता है, विक्रम जी, मैंने कविता को केवल एक बार देखा था, लेकिन उसकी सुंदरता ने मुझे मोह लिया था। मैं जानता हूँ उसकी आदतें खराब हैं, लेकिन मैं उसे बदल सकता हूँ। मैं ये नाटक करने को तैयार हूँ। मैं भिखारी बनूंगा ताकि वो असली जिंदगी की सच्चाई देख सके। बेटा, ये बहुत कठिन परीक्षा है। तुम राजमहल में पले बढ़े हो, तुम एक झोंपड़ी में कैसे रह सकते हो? माँ, प्यार कठिनाइयाँ देखकर नहीं बल्कि सहकर बढ़ता है। अगर कविता को सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे भिखारी बनना पड़े तो मैं तैयार हूँ। एक दिन विक्रम सिंह की हवेली के दरवाजे पर एक भिखारी आता है। ये भिखारी और कोई नहीं, आदित्य खुराना था। कविता, आज मैं तेरी शादी तय करता हूँ। ये लो, ये है तेरा दूल्हा। कविता दौड़ती हुई आती है। भिखारी को देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिताजी, आपने पागलपन की हद पार कर दी। ये कौन है? ये भिखारी? मैं इससे शादी करूं? इसकी औकात क्या है? ये तो मेरे पैर की जूती के बराबर भी नहीं। चुप,
आज तक तूने हर किसी का अपमान किया, नौकरों का, रिश्तेदारों का, यहाँ तक कि राजकुमारों जैसे दूल्हों का भी। आज तुझे उसी का फल मिलेगा। ये मेरा अंतिम फैसला है। अगर तूने ये शादी नहीं की तो मैं तुझे आज ही घर से निकाल दूंगा। तू सड़क पर भीख मांगेगी। माँ, आप कुछ बोलो, पिताजी पागल हो गए हैं, आप मुझे बचाओ। बेटा, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तूने जो बोया है वही काटेगी। ये तेरे कर्मों की सजा है। कविता घंटों रोती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन विक्रम सिंह अपने फैसले पर अडिग रहते हैं। अंततः मजबूरन कविता की शादी उस भिखारी से हो जाती है। विवाह के बाद विक्रम सिंह कविता को आशीर्वाद देते हैं। जा बेटी, अब तुझे अपनी जिंदगी खुद बनानी होगी। मैं जानता हूँ आज तू मुझे कोसेगी, लेकिन एक दिन तू मुझे धन्यवाद देगी। कविता और आदित्य शहर की सीमा से बाहर एक झुग्गी बस्ती में पहुंचते हैं। कविता ने अपने जीवन में ऐसा स्थान कभी नहीं देखा था। ये क्या है? ये तो जानवरों का बसेरा है। तुम इसे घर कहते हो? मैं यहाँ नहीं रह सकती। यही मेरा घर है, यही तुम्हारा भी घर है। राजमहलों की बातें अब भूल जाओ। यहाँ हम मेहनत करेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से जिएंगे। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, मैं वापस जाऊंगी। वापस? तुम्हारे पिता ने तुम्हें मना किया था। अगर तुम अभी गईं तो वे तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। क्या तुम सड़क पर भीख मांगने को तैयार हो? कविता चुप हो जाती है। वो अनमनी सी झोपड़ी के कोने में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद, सुनो, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अभी घर में कुछ नहीं है। कल जो भीख में मिला था वो थोड़ा सा आटा खत्म हो गया। कल मैं फिर मांग कर लाऊंगा। मैं अभी खाऊंगी, तुम जाओ बाजार से खाना लेकर आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। बाजार? पैसे कहाँ हैं? तुम्हें लगता है पेड़ पर पैसे उगते हैं? ये तुम्हारे पिता का घर नहीं है जहाँ तुम्हारे हर इशारे पर खाना हाजिर हो जाता था। तो मैं भूखी मरूं? हाँ, अगर खाना नहीं है तो भूखे ही रहना पड़ेगा। मैंने तो ये जीवन झेला है, अब तुम भी झेलो। कविता फूट फूट कर रोने लगती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि भूख क्या होती है। अगले दिन आदित्य भीख मांगने निकलता है। शाम को वो एक बासी रोटी लेकर लौटता है। लो, आज यही मिला है। कल की बासी रोटी है, थोड़ा पानी डालकर खा लो। बासी रोटी? मैंने आज तक बासी रोटी नहीं खाई। मैं तो सुबह की रोटी शाम को नहीं खाती और तुम एक दिन पुरानी रोटी की बात कर रहे हो। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो खाऊंगा, मुझे आदत है। आदित्य रोटी खाने लगता है। कविता देर तक उसे देखती रहती है। उसके पेट में जोर की आवाज होती है। रुको, मुझे भी दे दो थोड़ी सी। लो, ये लो। पहली बार तुमने अपना घमंड छोड़ा है। कविता बासी रोटी खाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ दिन बीत गए। कविता ने झोपड़ी का जीवन स्वीकार कर लिया था। एक दिन आदित्य उसके पास आता है। कविता, ऐसे ही नहीं चलेगा। मेरे अकेले के कमाने से घर नहीं चलता। तुम्हें भी कुछ काम करना होगा। काम? मुझे कोई काम नहीं आता, मैंने कभी कुछ नहीं सीखा। सीखना होगा। मैं पेड़ से आम तोड़कर लाता हूँ, तुम उन्हें बाजार में बेचो, इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे। बाजार? मैं वहाँ कैसे जाऊंगी? लोग क्या कहेंगे? और मैं आम कैसे बेचूंगी? बस टोकरी लेकर बैठ जाना और चिल्लाना, आम लो, ताजे आम। लोग अपने आप खरीद लेंगे। कविता अनिच्छा से राजी हो जाती है। अगले दिन कविता आम की टोकरी लेकर बाजार पहुंचती है। वहां भीड़ है, शोर है, हर तरफ सब्जी वाले और फल वाले बैठे हैं। कविता को बीच रास्ते में एक खाली जगह दिखती है। वो वहीं बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है, आम लो, 20 रुपए किलो, ताजे ताजे आम लो। आम लो, 20 रुपए किलो, ताजे ताजे आम लो। तभी एक सब्जी वाला गुस्से से दौड़ता हुआ आता है। अरे औरत, तुझे दिखता नहीं? ये रास्ता है, दुकान नहीं। इधर से लोग आते जाते हैं। तू यहाँ क्यों बैठी है? उठ इधर से। मुझे जगह नहीं मिली। तो मेरे पीछे बैठती, सब लोग साइड में बैठे हैं, तो बीच सड़क पे क्यों बैठी? जा, निकल यहाँ से। सीख ले पहले बैठना, फिर आम बेचना। आसपास के लोग के सामने उसका मजाक बन जाता है और वो टोकरी उठाकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर वो आदित्य से बोलती है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, उन लोगों ने मेरा बहुत अपमान किया, मुझसे नहीं होगा। यही तो अपमान का दर्द है कविता। जिस दर्द को तुमने अपने नौकरों, गोपाल और उन गरीब रिश्तेदारों को दिया था, वही दर्द आज तुमने खुद महसूस किया। अब शायद तुम समझ सको कि तुमने क्या किया था। कविता ठिठक जाती है। आदित्य की बातें उसके दिल में तीर की तरह चुभती हैं।
कुछ दिनों बाद शहर के सबसे अमीर घराने में एक भव्य दावत का आयोजन हुआ। ये आदित्य खुराना का जन्मदिन था, लेकिन कविता को इस बात की भनक तक नहीं थी। उस दिन कविता झोपड़ी के बाहर बैठी थी। कुछ औरतें वहां से गुजर रही थीं। अरे सुना तुमने, खुराना साहब की कोठी में तो जन्मदिन की बहुत बड़ी दावत है। हाँ हाँ, नगर के सबसे अमीर आदमी हैं, पूरे शहर को न्योता दिया है। खाने के हजारों पकवान बन रहे हैं। चलो, हमें भी खाना बनाने का काम मिला है, बहुत पैसे मिलेंगे। कविता ध्यान से सुनती है। वो उन औरतों के पास जाती है और बोलती है, दीदी, आप लोग कहाँ जा रही हैं? क्या मैं भी आ सकती हूँ? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुझे खाना बनाना आता है क्या? वरना वहाँ कोई गलती हुई तो हम सबको डांट पड़ेगी। मैं सीख जाऊंगी, मुझे मौका दो। औरतें उसे ले जाने को तैयार हो जाती हैं। कोठी में पहुंचकर कविता पकवानों की ट्रे देखती है। उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसने 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया था। 2 दिन से केवल बासी रोटी खाई है। इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मन ललचा रहा है। काश थोड़ा सा आदित्य के लिए ले जा सकती। लालच और मजबूरी में कविता कुछ पकवान उठाकर अपनी झोली में छुपा लेती है। वो चुपके से बाहर निकलने लगती है। तभी एक सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेता है। रुक जा, चोरी! इस लड़की ने खाना चुराया है, पकड़ो इसे। चारों ओर हल्ला मच जाता है। कविता को मालिक के पास ले जाया जाता है। मालिक, ये चोर है, दावत से खाना चुराकर भाग रही थी, सजा दो इसे। मैं चोर नहीं हूँ, मैंने पहले कभी चोरी नहीं की। मुझे माफ कर दो, मेरे पति भूखे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा खाना ले जा रही थी। मैं कोई बुरी नहीं हूँ। तभी आदित्य भी वहीं पहुंच जाता है। अब वो भिखारी के भेष में नहीं है। इसे छोड़ दो, ये कोई चोर नहीं है। कविता हैरान होकर आदित्य की ओर देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो भिखारी हो, तुमने ये वेश क्यों बदला? कविता, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं आदित्य खुराना हूँ। ये कोठी मेरी है, ये सब कुछ मेरा है। कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो स्तब्ध रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? तुम वही हो जिसकी माँ को मैंने अपमानित किया था। तुम वही राजकुमार हो जिसे मैंने ठुकरा दिया था। हाँ कविता, मैं वही हूँ। जब तुमने मेरी माँ का अपमान किया तब मैंने देखा कि तुम कितनी अभिमानी हो, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सका। मैं तुमसे प्यार कर बैठा था, इसीलिए मैंने तुम्हारे पिता के साथ मिलकर ये नाटक रचा। मैं भिखारी बना ताकि तुम गरीबी का दर्द समझ सको। ये मैंने क्या किया? मैंने तो उन लोगों का अपमान किया जिन्होंने मुझे अपनाने का मन बनाया था। मैंने गोपाल को निकाला, माँ पिता को दुख दिया और तुम्हारे परिवार को नीचा दिखाया। मैं इतनी बड़ी पापी हूँ? नहीं कविता, तुम पापी नहीं हो, तुम बस भटक गई थी, इसीलिए तुम्हें रास्ता दिखाने की जरूरत थी। पिछले कुछ दिनों में तुमने गरीबी देखी, भूख देखी, अपमान देखा। अब तुम बदल चुकी हो। हाँ, मैं बदल गई हूँ। मुझे एहसास हो गया कि पैसे से इंसान की कीमत नहीं मापी जाती। गोपाल चाचा ने 20 साल हमारे घर की सेवा की और मैंने उन्हें 1 दिन में निकाल दिया। मैंने सोचा था पैसे ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि पैसे तो मिट्टी के मोल हैं। असली चीज तो इंसानियत है। उसी शाम कविता अपने माता पिता के पास गई। उसने विक्रम सिंह और सुनीता के पैर पकड़ लिए। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। तुमने मुझे सिखाया, समझाया, लेकिन मैंने तुम्हारी एक न सुनी। आज मैं समझ गई कि तुमने मुझे भिखारी के हाथों क्यों सौंपा। तुमने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। उठ बेटी, मुझे पता था एक दिन तू लौट कर आएगी। तेरे अंदर अच्छाई थी, बस वो सोई हुई थी। आदित्य ने उसे जगा दिया। कविता फिर आदित्य के माता पिता के पास जाती है। वो श्रीमती खुराना के पैर छूती है। माँ जी, मैंने उस दिन आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैंने आपके घर के संस्कारों पर उंगली उठाई थी। मैं अत्यंत लज्जित हूँ। क्या आप मुझे क्षमा कर सकती हैं? उठो बेटी, हर इंसान से गलती होती है। असली बहादुरी गलती न करने में नहीं, बल्कि गलती मान लेने में है। तूने आज बहादुरी दिखाई है, हम तुझे क्षमा करते हैं। फिर आदित्य बोलता है, कविता, अब कोई नाटक नहीं है, कोई भिखारी नहीं है। मैं वही आदित्य हूँ जो तुमसे प्यार करता है। क्या तुम इस सच्चाई के साथ मेरे साथ चलोगी? हाँ, मैं चलूंगी, पर अब मैं वो कविता नहीं रही जो सिर्फ लेना जानती थी। अब मैं देना भी सीखूंगी, सेवा करना सीखूंगी। मैं तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहूंगी। और इस तरह कविता के जीवन ने एक नया मोड़ लिया। अब वो आदित्य खुराना की पत्नी थी, लेकिन उसके दिल से घमंड का जहर निकल चुका था। एक दिन विक्रम सिंह अपनी बेटी से मिलने आए। उन्होंने देखा कविता रसोई में खड़ी है। कविता,
तू रसोई में? हाँ पिताजी, आज मैं आपको अपने हाथ की बनी रोटी खिलाऊंगी। अब मुझे शर्म नहीं आती, गर्व है कि मैं अपने परिवार के लिए खाना बना सकती हूँ। आज मेरी जिंदगी सफल हो गई बेटा। मैंने सोचा था तू बिगड़ गई है, लेकिन तू तो हीरे की तरह निखर कर आई है। घमंड की मिट्टी में सना था, पर अब चमकने लगी है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कविता और आदित्य की नहीं है। ये उस घमंड की कहानी है जो इंसान को अंधा बना देता है, और उस विनम्रता की कहानी है जो इंसान को इंसान बनाती है। हेलो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से टून्स लोग को सब्सक्राइब करो और घंटी भी दबा दो।